ठीक है। तो विश्व बैंक के विकास रिपोर्ट जो निकलती है उसमें हम वे देश जिनकी 2017 का जो सबसे नजदीकी रिपोर्ट है, तो 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 यूएस डॉलर, यूएसडी में यूएस डॉलर। आप देखेंगे नीचे आपके स्क्रीन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वे देश जिनके 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 यूएस डॉलर या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष से कम है, उसे निम्न आय वाला देश कहा जा सकता है। तो एक बात आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसके बीच जो होगा, कहने का मतलब 995 से कम वाला निम्न आय वाला देश और 12,056 से ज्यादा वाला कैसा देश, अधिक आय वाला, उच्च आय वाला देश। मतलब कहने का है 995 से 12,056 तक यूएस डॉलर जिनका ये है इनकम है, वैसा वाला देश क्या कहलाएगा, मध्य आय वाला देश कहलाएगा। भारत मध्य आय वाले वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल 1820 यूएस डॉलर थी। तो ये तो मध्य आय नहीं, निम्न आय वाला देश होगा। पुस्तक में शायद मध्य आय वाला लिखा हुआ, परंतु वो शायद अभी मध्य आय वाला ही होगा, 1820 प्रति वर्ष है। ओके ओके राइट। तो भारत कैसा देश होगा, मध्य आय वर्ग वाला देश होगा। इससे पहले हम जो 2 साल पहले की पुस्तक में पढ़ते थे उसके हिसाब से भारत कैसा देश था, निम्न आय वाला देश था। तो अभी वर्तमान में भारत कैसा आय वाला देश है, मध्य आय वाला देश है। समृद्ध देश में कहां के देश होते थे, समृद्ध देश में आप देख सकते हैं मुख्यतः यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है। यूरोपियन कंट्री में आप जितने भी देश देखेंगे, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, इन्हें हम लोग समृद्ध देश बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और देश भी हैं जो समृद्ध के रूप में आते हैं, जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, पैसे के मामले में कुवैत हो गया, ये चीज समृद्ध देशों में आते हैं। परंतु आप एक बात अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या सिर्फ इनकम ही किसी देश को समृद्ध बनाता है। ये तो विश्व बैंक के हिसाब से समृद्ध देश जरूर बोल दिया जा रहा है कि जिनके पास आय अधिक है उसे विकसित देश हम मान रहे हैं, परंतु जिनके पास आय कम है उन्हें विकसित नहीं मान रहे। क्या परंतु सिर्फ आय ही एक पैमाना है जिसके सारे हम मान सकते हैं कि कोई देश विकसित है या कोई देश विकसित नहीं है? क्या यही एक पैमाना है? आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये एकमात्र पैमाना नहीं है। समस्या क्या उत्पन्न होती है, अभी यहाँ पे हम स्क्रीन पे देखेंगे। 2 देश हैं, एक देश कैसा है, समझिए एक देश में 5 लोग हैं, ठीक है, 5 जो लोग हैं, एक देश का इनकम कितना है, ये पहले व्यक्ति का 9500 रुपया, दूसरे का 9,595, दूसरे का 10,500 रुपया, तीसरे का 9,800 रुपया, चौथे का 10,000 रुपया और पांचवे का 10,200 रुपया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो लोगों का इनकम है काफी बैलेंस है, लोग की इनकम लगभग बराबर सी है। और एक और देश है जिसमें एक व्यक्ति का आय 500 रुपया है, दूसरे का 500 है, तीसरे का भी 500, चौथे का भी 500, पर पांचवे का कितना है, 48,000 रुपया। जब हम सबको जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि दोनों देश की औसत आय लगभग एक सी होगी। आप निकाल के बता सकते हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, सुमन को अनम्यूट कर रहा हूं और अजय को अनम्यूट कर रहा हूं। आप लोग अनम्यूट होके, आप खुद से भी अनम्यूट होके बता सकते हैं कि देश का और देश का में किसकी औसत आय अधिक है। अजय अनम्यूट होइए और सुमन भी अनम्यूट होइए और बताइए किसकी औसत आय अधिक है। अजय और सुमन औसत आय निकालेंगे, किसके पहले देश की औसत आय कितनी निकल रही है, जल्दी। ऑनलाइन क्लासेस समय की गिनती होती है, तो आप जो भी करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे।
आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहे, इसलिए प्रश्न बीच में मुझे करना जरूरी हो गया। इसको पहले की कितनी औसत आय है? चलिए मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। पहले देश में पहला जो व्यक्ति है उसका 9,500 है, दूसरे का 10,500 है, तीसरे का 9,800 है, चौथे का 10,000 है, और पांचवे का कितना है? 10,200। कितना? कोई निकाला क्या? इसको जब भाग आप देते हैं 5 से तो कितना आएगा? 10,000 रुपया। कितना आएगा? 10,000 रुपया। यानी पहले देश का औसत जो आय है नागरिक का वो 10,000 रुपया। और जब दूसरे को करते हैं 48,000 और फिर सभी को जोड़ते हैं 500 4 बार है तो ये भी आएगा 10,000 रुपया। 50,000 को फिर 5 से देते हैं। परंतु क्या ये 10,000 सभी को मिल रहा है? आप देश खा में देखिए, आपको देश खा में दिखेगा। नो सर। 4 लोग काफी गरीब हैं। काफी गरीब है 4 लोग काफी गरीब हैं। तो इस प्रकार हमें क्या समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं कि औसत आय उस देश के सभी लोगों के अमीर होने का घोतक हो। औसत आय के साथ बराबरी का बंटवारा भी, धन का बंटवारा भी किसी देश के सतत विकास के लिए जरूरी है। जब आप लंबे काल में जाइएगा, इकोनॉमिक्स आपको बताएगा कि लंबे काल में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन हो और बाकी के पास नहीं धन हो, पिछड़ जाती है। क्यों पिछड़ जाती है? क्योंकि वहां पे कोई भी चीज को खरीदने वाले लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं होता। जब उनके पास लोग के पास पैसा नहीं होता तो वहां पे कुछ उत्पादन नहीं होता, उत्पादन नहीं होता तो लोग धीमे धीमे गरीब होते जाते हैं। तो ये जो चीज है कि एक बराबर कुछ लोग ऊंचे ऊंचे अमीर और गरीब हो सकते हैं, पर बहुत ज्यादा गरीब होना या बहुत ज्यादा अमीर होना किसी अच्छे देश का पैमाना नहीं है। तो आपको समझ में क्या आ रहा है? आपके चित्र में आप देखिएगा 2 चित्र बना हुआ है। गरीब विहीन या अमीर विहीन देश जिसमें 4 कुर्सियां हैं और 5 लोग बैठे हुए हैं। हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसका उपयोग किया और 4 मिलके 5 आराम से बैठे हुए हैं। और एक दूसरा देश है जहां पे 6 कुर्सियां हैं, जिस 4 कुर्सियों में सिर्फ एक आदमी बैठा है और 2 कुर्सी में 4 आदमी बैठे हैं। तो 2 आदमी तो कष्ट में है ना, ये चारों आदमी। एक आदमी अतिरिक्त आराम में है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारे विकास का पैमाना सिर्फ आय नहीं हो सकता है। प्रति व्यक्ति आय सिर्फ विकास का पैमाना नहीं हो सकता। वर्ल्ड बैंक जो विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय का पैमाना लेती है वो सही पैमाना पूर्णतः नहीं है। आय तो जरूर है लेकिन वो सही पैमाना नहीं है। इसके बाद जो हमारा जो आगे का एक्सरसाइज है उसमें हम जानेंगे कि और 2 महत्वपूर्ण कौन से पैमाने हैं जिनको हम पैमाने करते हैं। आय के अतिरिक्त कुछ दिन आप इन कक्षाओं का जब अध्ययन लगातार करते रहेंगे तो आपके लिए ये सारी चीजें आसान होते जाएगी समझना। आपका प्रश्न आ गया है और आज की कक्षा का समय भी होने वाला है। आपके पास 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न पीछे से लिए गए हैं। इन 6 प्रश्न को कल आपको बना के लाना है। परंतु आगे की कक्षा के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम जब अतिरिक्त जो पैमाने लेते हैं वो 3 पैमाने जो है वो लेते हैं हम स्वास्थ्य, जिसको जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं, ठीक है। और एक और जो पैमाना हम लेते हैं वो शिक्षा। क्यों मैंने बताना जरूरी समझा? क्योंकि शिक्षा ही आज के युग में विकास का बहुत बड़ा घोतक है। तो आपको क्या समझ में आया? आय के अतिरिक्त 2 और क्या पैमाने हैं जिससे हम विकास की गणना करते हैं? वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। जहाँ के लोग ज्यादा शिक्षित होते हैं उन जगह को भी हम विकसित मानते हैं, क्योंकि वो अगर शिक्षित हैं तो किसी ना किसी रूप से एक उन्नत समाज का निर्माण कर लेंगे।
और जब उन्नत समाज का निर्माण करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां की अर्थव्यवस्था सतत रूप से आगे बढ़ेगी और अच्छे रूप से बढ़ेगी। अच्छा, शिक्षा के अतिरिक्त स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है कि एक स्वस्थ समाज जब होता है तभी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। आज जो ये कोरोना एक बीमारी आई हुई है, कोरोना, ठीक है, कोरोना, ये जो बीमारी है, ये किस प्रकार की बीमारी है? आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है? आपके लिए महसूस करवा रही है कि स्वास्थ्य जो है, अर्थव्यवस्था एकदम ही पीछे जा रहा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, उत्पादन रुक गया है, लोग परेशान हैं, भोजन का दिक्कत है, सड़कों पे लोग चल रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो किस कारण से? चूंकि लोग की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है इस बीमारी से लड़ नहीं पा रही। तो आपको ये समझ में आता है कि स्वास्थ्य जो है चाहे तो पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान का है। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखेंगे। अब हमारे रिव्यू का टाइम है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं निर्मल कुमार सर। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि बच्चों के बीच थोड़ा वीडियो ऑन करके, नहीं निर्मल सर की अभी वॉइस आ रही है, मेरे हिसाब से उनकी वॉइस हमारे बीच आ रही है। निर्मल सर, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ गई हाँ सर, सब। तो कृपया बच्चे को, हाँ तो बच्चे के लिए दो शब्द अब आप समझाएं। आज की कक्षा खत्म हो चुकी है, मेरी उनका आवाज आ जो रही चैप्टर का, दो शब्द रखे सर। जी। सभी बच्चे आपके लिए तैयार है सर? बच्चों के लिए रखे दो शब्द। सभी बच्चे आपको देख रहे हैं सर, सुन भी रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी। आवाज जा रही है तो? हाँ हाँ, एकदम अच्छी आवाज आ रही है सर। चलिए, धन्यवाद। आपके निर्देश में हम लोग भी अपने बच्चों को देंगे इसका लाभ। अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, बहुत अधिक से अधिक लाभ लें। सर, आप जो भी बोल रहे हैं हम लोग सभी को ही सुन रहे हैं सर। आप बोलिए सर। आ गई आवाज, आ गई। थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको लग रहा था, ऑडियो चलाने के बाद भी आवाज नहीं आ रहा था। पूरन सर को हम रिंग किए, उसके बाद खुद प्रयास किए तो आ गया था। हाँ हाँ सर। अब पूरन सर भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, बच्चों के लिए कुछ मैं देख संदेश रहा हूँ। रखेंगे वो भी। और मैं इसी बीच बाकी बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूँ, सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? सभी बच्चे अनम्यूट। खुशी, शिखा, दिव्यानी, सुमन कुमार, भरत कुमार, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अनम्यूट हो जाएं। सभी बच्चे अनम्यूट हो जाएं। और आज की कक्षा थोड़ी देर में आप सभी का रिजल्ट आने वाला है, आप सभी को पता है ना? सभी Yes, का sir. रिजल्ट आने, हाँ। आप लोग, दो चार बच्चे ने मुझे बोला कि काफी सर दर्द कर रहा है सर, आज की कक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोगों का सर दर्द नहीं कर रहा है ना? मैं एक बार और कोशिश कर रहा हूँ No, कि sir. रिजल्ट का पता चल सके। बैक की साइड से, और अभी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा देर आप लोगों को समझाएंगे इस कक्षा के बारे में। आज के कक्षा की अंतिम बात जो थी उसमें अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो किसी भी देश को विकसित देश की श्रेणी में तभी रखा जा सकता है जब उस देश में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण समान हो। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आप लोगों ने दो देशों की
तुलना के बीच देखा, जिसमें एक का देश था जिसमें 5 व्यक्तियों की आय लगभग समान रूप से, जबकि ख ग्रुप में जो देश थे उसमें भी 5 व्यक्तियों की आय को दिखाया गया था, लेकिन उसमें 4 व्यक्तियों की आय काफी कम दिख रही थी, जबकि 5वें व्यक्ति की आय बहुत अधिक दिख रही थी। यद्यपि कुल आय उस देश का समान था, लेकिन चूंकि आय का वितरण असमान रूप से, जो ग्रुप ख में देश थे वह विकसित देश की श्रेणी में रखे जा सकते, क्योंकि वहां सभी लोगों के जीवन का स्तर समान रूप से नहीं दिखता। ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जिस देश में 5 में से 4 व्यक्ति गरीब हों तो वह देश सिर्फ मामले में विकसित हो सकता है, लेकिन जीवन स्तर वहां के लोगों का संतोषजनक नहीं होगा। जो विकसित देश से अपेक्षा की जाती है कि एक उच्च स्तर का जीवन स्तर लोगों के बीच हो, तो उन लोगों को हासिल नहीं हो पा रहा था। तो हमारा वह देश उतना ही विकसित कहलाएगा। इसके अतिरिक्त पीछे की एक बात थी जिसमें तुलना से संबंधित कुछ बातें थी। तो पीछे जो जिसमें आपको कुछ छात्रों के बीच तुलना की बातें बताई गई थी कि हम तुलना के लिए किसी मापदंड का निर्धारण किस आधार पर करते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के अनुसार ही हम मापदंड का निर्माण करें, तभी तुलना का आधार हमारा सत्य ठहरता है। जैसा कि उदाहरण में आपको बताया गया था कि एक छात्र हो सकता है पढ़ने में बहुत तेज हो, लेकिन वह मित्रवत व्यवहार नहीं रखता हो। एक ऐसा भी छात्र है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता हो, लेकिन पढ़ाई में कमजोर हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में सर्वांगीण विकास की बात एक आई थी। सर्वांगीण विकास के लिए किसी भी पार्टिसिपेंट्स में, किसी भी नागरिक में तमाम गुणों का होना आवश्यक है। तो मुख्य जो बातें थी इस पाठ की, उनके तरफ हम आपका ध्यान दोबारा लाए। आप उन मूल चीजों को एक बार अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, हमें लगता है कि यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स काफी आज कम हैं कल के हिसाब से, पता नहीं क्यों कम हुए, आज रिजल्ट आने वाला इसलिए। आप सभी को बता दूं कि आज की जो कक्षा है इसमें 2 रोज बाद से, यानी कल परसों से हम गणित की कक्षाएं 10th के लिए शुरू करने वाले हैं यहीं पे, और सभी बच्चों को जुड़ना जरूरी है। परसों से हमने प्लान किया है कि गणित की कक्षाएं यहाँ से शुरू करेंगे, और एक्सरसाइज जो होगा 6.1 होगा। कितना होगा? 6.1 होगा। मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ बच्चे अनम्यूट हो जाएं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि म्यूट मोड में हैं, और लास्ट टाइम में मैं चाहूंगा कि सभी अनम्यूट हो जाएं। 6.1 से जो है वो एक्सरसाइज को शुरू करना है हमारा प्रोग्राम। आज जो रिजल्ट है आने वाला 9th का, आपको कहीं भी दिक्कत हो, आप नहीं चेक कर पा रहे अपने रिजल्ट को, तो आप मुझे फोन करके बोल सकते हैं
मैं रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहा हूँ, तो आप उस रिजल्ट के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, आप सभी फोन से पूछ सकते हैं रिजल्ट के बारे में, ओके। और एक बात बोलना था कि आप लोगों ने क्या टास्क बनाया था, जितना जो टास्क मिला था आप लोगों को, वो टास्क बनाया था क्या आप लोगों ने? आप सभी ने टास्क बनाया था? अजय? सर नहीं, बनाई नहीं है, आज बनाएंगे। ओ, आज सब रिजल्ट के इंतजार में हो? यस सर। सभी रिजल्ट के इंतजार में। अच्छा, ये शिखा, खुशी, बोलो। यस सर। शिखा, खुशी और दिव्या ने, तुम लोगों ने बनाया टास्क कुछ? यस सर। परसों से ये 40 मिनट्स, परसों मैथ तक अच्छा हो। दिखाओ कॉपी, दिखाओ क्या बनाया तुम लोगों ने। सर देखिए। अच्छा, 9th में तुम लोग पास होने वाले हो कि नहीं सभी? यस सर। तीनों 10th में जा रहे हो ना, कंफर्म? चलो यस ठीक है, सर। बेस्ट ऑफ लक। चलो, वेरी गुड, अच्छी बात है। संचिता कुछ बोल रही थी, संचिता बोली। सर सोच रहे थे रिजल्ट कब तक आ जाएगा? टाइम लगता है 2-4 मिनट, पॉसिबल है, ठीक है। तो 2-4 मिनट में रिजल्ट, 2-4 घंटे, ठीक है। रिजल्ट आएगा, मैं भी चेक कर रहा हूँ, जैसे रिजल्ट आएगा मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, ठीक है। सभी का ग्रुप में यस पोस्ट। सर। ओके। सोनू अनम्यूट, सोनू हमारे बीच है। सोनू को मैं बोल रहा हूँ अनम्यूट, सुमन को भी बोल रहा हूँ कि अनम्यूट होने के लिए। सोनू, मेरी बात सुन रहे हो? सोनू, रिजल्ट कैसा आएगा? सोनू, बोलो, तुम्हारी आवाज आ रही है? हाँ। रिजल्ट कैसा आएगा सुमन और सोनू? मेरी आवाज आ रही है तो क्या तुम लोग रिजल्ट के लिए पूरे प्रिपेयर्ड हो? आज रिजल्ट आने वाला है, 10th में जाने वाले हो तुम लोग। सुमन? हाँ सर। अच्छा लगा क्या? पहला दिन था, टेक्निकल चीजें। सबसे पहले तो तुमको मोबाइल लेके किसी एक जगह पे बैठना होगा, ऐसे खड़े खड़े नहीं हो पाएगा। आपको मोबाइल लेना पड़ेगा और किसी एक जगह पे बैठ जाना पड़ेगा, और बैठ के सामने रख के कॉपी पेन ले लेना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसमें इम्पोर्टेंट चीज, तो बिना तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो समझा दिया। और सोनू, मेरी बात सुन रहे हो? रिजल्ट के लिए श्योर हो ना सोनू? हाँ जी सर, यही पे है। ओके ओके, वेरी गुड। तो किसी को भी अगर जरूरत होगा रिजल्ट का तो मुझे बताएंगे। और हमारा लास्ट मिनट बचा हुआ है, मैं आपका स्क्रीन शेयर करके कुछ पॉइंट्स को और आपके सामने रख दूं। पॉइंट्स लिखता हूँ, आप कॉपी को निकाल लेंगे, ठीक है। अगला ठीक है, अगला पॉइंट से लिखने जा रहा हूँ, इसे छठा पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कॉपी में। इसके मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। अभी हम लोगों ने पता ना, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, देशों के बीच तुलना करने के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि
एकमात्र नहीं है। हाँ जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि सर सबका म्यूट करवाइए ना, आवाज अच्छी से नहीं आ रही मतलब। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी कोई म्यूट है, ठीक है। आप 5 पॉइंट फिर से लिखेंगे, मैं जो 5 पॉइंट आपके सामने दे रहा हूँ। देशों के बीच उससे पहले जो इंपॉर्टेंट था, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, ठीक है। अब 6 नंबर है, देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। आपने जाना था कि वर्ल्ड बैंक इसी चीज को उपयोग करता है कि जो देश ज्यादा इनकम करते हैं वो अमीर है, जो कम इनकम करते हैं गरीब है, उनके बीच वाला औसत मध्य आय वाला देश है। 7वां पॉइंट है, देश के मध्य विकास के नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जन्म मृत्यु दर भी स्वास्थ्य सेवाओं में ही आएगा। अगर अच्छा इलाज होगा तो लोग कम मरेंगे, अच्छा इलाज होगा तो बच्चे जो जन्म लेते हैं उस वक्त उनकी मृत्यु दर कम होगी, माता की मृत्यु दर कम होगी। जीवन प्रत्याशा यानी जीवन कितना लंबा जीते, मतलब जितने सबसे स्वस्थ जनता उसी देश की बोली जाती है जहाँ के लोग मतलब हजार में सॉरी कितने वर्ष उनका जीवन होता है। कहने का मतलब कुछ देश यूरोपियन कंट्री ऐसे भी हैं जहाँ पे 80 साल 90 साल तक भी प्रति व्यक्ति औसत आयु होती है। ओके, उसके बाद होता है प्रदूषण मुक्त वातावरण। इस पॉइंट को भी अभी बहुत ज्यादा नोट किया जा रहा है। अभी तक तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं और इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ शिक्षा को ले रहे थे, अब प्रदूषण को भी नोट किया जा रहा है कि जीवन यापन करने के लिए जो सबसे बड़ा चीज है शुद्ध वातावरण, तो प्रदूषण मुक्त मानक भी किसी देश के विकास का घोतक है। आपको मैंने बताया भी था कि स्वीडन, फिनलैंड, ये सब देश काफी ज्यादा प्रदूषण मुक्त है। फिर भी यहाँ पे ग्रेटा थम्बर्ग नाम की एक छोटी सी लड़की जो 8वां में पढ़ती थी, जो नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुई, उसने सिर्फ प्रदूषण, कुछ पेड़ों की कटाई, ये सब देखते हुए अपने देश में प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, संसद के बाहर बैठी रही, और उसके बाद उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आपको दिखा सकते हैं कि वो प्रदूषण के प्रति कितनी सचेत थी। जब उसे यूएन में बुलावा मिला उसे अपने शब्द रखने के लिए, तो उस बच्ची ने समुद्र में सोलर पैनल, सौर ऊर्जा से चलने वाले जहाज के सहारे सफर किया, और प्रदूषण ना पैदा हो इसलिए उसने पेट्रोल या फिर अन्य प्रकार के ईंधन का उपयोग ना करते हुए सौर ऊर्जा का उपयोग किया। तो ये समझ में आता है कि कुछ देश के बच्चे भी कितने ज्यादा प्रदूषण के लिए चिंतित हैं। इसके बाद आता है प्रत्येक देश की औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। नॉर्मली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर जो है, चूंकि अमेरिका काफी मजबूत राष्ट्र रहा है, तो यूएसडी मतलब यूएस का ही, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही जो डॉलर का मूल्य होता है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर कहा जाता है। बीच में यूरोपियन संघ ने यूरो को चलाना शुरू किया, कोशिश किया था उसके समानुपात में लाने का, परंतु कोई भी देश अभी तक सफल नहीं हुआ है यूएसडी के बराबरी करने में। ठीक है, तो औसत आय की गणना किसमें करता है वर्ल्ड बैंक? यूएसडी में, यूनाइटेड स्टेट में जो चलता है डॉलर, डी का मतलब डॉलर हो गया, ठीक है, उसमें करता है। इन सारे पॉइंट को आप नोट करेंगे। 9वां पॉइंट है मानव विकास सूचकांक। ये अभी कल आप पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में। आय व अन्य कारकों की समेकित सूची जिसके आधार पर किसी देश की उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो आय के अतिरिक्त अन्य कारक क्या बताया था मैंने आप लोग को? जीवन प्रत्याशा मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं, और तीसरा शिक्षा। ये 3 चीजों को मिला के मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कुल 9 पॉइंट्स थे। इन 9 पॉइंट्स को अभी आपके बीच में मैंने रखा, इन सारे पॉइंट्स को आप याद करेंगे। उसके बाद हम कल प्रश्न में आएंगे, कुछ चीज आप लोगों से पूछेंगे, और इसी के साथ हमारा जो 40 मिनट्स का सेशन जो है
वो खत्म होने वाला है, सिर्फ 4 मिनट हमारे बीच मौजूद है। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे रहने दिया। आप लोगों ने इन 5 पॉइंट को नोट कर लिया सभी लोगों ने? जी सर। आज के सेशन को हम यहीं, वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई बच्चे? अजय कुछ कहना चाहते हो? नो सर। अजय? ओके ओके। और नो सर। बाकी बच्चे को? ओके, वेरी गुड। तो आज के क्लास को हम यही खत्म करते हैं। और यस। डीजी 7 के इस प्रोग्राम, डिजिटल शिक्षा के प्रोग्राम में आप सभी का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत था। आज इस क्लास को आप लोगों ने अच्छे से पूरा किया। और प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी परिवार की ओर से हमारे साथ जुड़े शिक्षक के रूप में श्री निर्मल कुमार दुबे सर, श्री पूरन सर, इन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी बच्चों का पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। आपका अच्छा रिजल्ट आए। और इसी के साथ क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ बोलना चाह रहे थे? चलिए ठीक है, आप सभी हमें चैट में या फिर पर्सनल मैसेज में बात कर सकते हैं। और इसी के साथ इस कक्षा को हम समाप्त करते हैं। ओके।